CS पायल पोपली एंड आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 7 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस में MCQs, 3 मार्क्स क्वेश्चंस, 4 मार्क्स क्वेश्चंस और 6 मार्क्स क्वेश्चंस, हर तरह के क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। और जैसे कि आपको पता है एस एकेडमी पे सीरीज चल रही हैं 2, जिसमें एक में हम आपको रिवीजन करा रहे हैं हर चैप्टर का 15 to 20 मिनट्स के अंदर अंदर, और सेकंड सीरीज में हम हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए ला रहे हैं। कोशिश करिए दोनों सीरीज का भरपूर तरीके से फायदा उठाएं। चलिए चलते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के 2 वर्ड्स ऑफ चैप्टर 7 डायरेक्टिंग, जो कि एक MCQ क्वेश्चन। अब भाई पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा जो अभी तक फॉलो करते हुए आए हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, आपको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को रीड करना है, इसका आंसर अपने दिमाग में सोचना है या कमेंट सेक्शन में लिखना है, और उसके बाद वीडियो को प्ले करके मेरा एक्सप्लेनेशन देखना है और करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे मैंने जो सेलेक्ट किया होगा वो देखना है। फिर आपको अपने आंसर को इसके साथ मैच करना है, ठीक है तो बढ़िया है, नहीं है तो सही आंसर लेके जाना है अपने दिमाग में, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, XYZ कंपनी ऑफर्स इट्स डायरेक्टर सर्टेन बेनिफिट्स सच एज car, housing, medical facilities apart from basic salary. Name the incentive provided here by the company to its director. ये बोल रहे हैं XYZ कंपनी जो है ना वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी तो देती है, लेकिन सैलरी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी देती है, जिसका नाम यहाँ पे इन्होंने लिखा है। अब आपको पता लगाना है जो ये चीजें उन्हें दे रही है उसे हम बिजनेस की लैंग्वेज में किस नाम से बुलाते हैं, ये कौन से वाला इंसेंटिव कहलाया जाएगा। पहला है स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक्स दिए हैं क्या, नहीं दिए। बोनस दिया है क्या, नहीं दिया। जॉब एनरिचमेंट दे रहे हैं क्या, नहीं, ये तो नॉन फाइनेंशियल वाला है। दे क्या रहे हैं, पर्क्स दे रहे हैं, तो परक्विसाइट्स विल बी द करेक्ट ऑप्शन, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सैटिस्फाई एस्टीम नीड्स व्हिच टाइप ऑफ इंसेंटिव्स आर नीडेड। सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करने के लिए एम्प्लॉयज की हम किस तरह के इंसेंटिव उन्हें दे सकते हैं। फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, एडिशनल इंसेंटिव्स, नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव तो आंसर नहीं है, एडिशनल इंसेंटिव्स पे नहीं है, आपका आंसर यहीं से आएगा। लेकिन यहाँ पे बात ये नहीं हो रही है कि उनके खर्चे उठाने के लिए हम उन्हें क्या दे रहे हैं, यहाँ बात हो रही है उनके सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। और वो किससे होता है, रिकग्निशन से होता है, अप्रिसिएशन से होता है, स्टेटस प्रोवाइड करने से होता है, विच आर अगेन क्या है, हमारे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं। तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर, ठीक है। चलिए किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए, कोई भी डाउट आए, कमेंट सेक्शन में लिख देना, वहीं पे एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। वन ऑफ द इंसेंटिव्स इंक्लूड्स ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क कंटेंट, गिविंग वर्कर्स मोर ऑटोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ। एक तरह का इंसेंटिव ऐसा होता है जिसमें हम इंसान को ऐसा बेहतरीन काम देते हैं कि उस काम से उसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। इस वाले इंसेंटिव को हम किसका नाम देते हैं। एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, जॉब एनरिचमेंट, एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन। सीधा सीधा आंसर यहाँ पे आपका लग जाना चाहिए, क्योंकि हमने जॉब एनरिचमेंट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। जॉब एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है, एक ही जॉब इतना एनरिच्ड वे में बनाना सो दैट एक इंसान अगर उसे कर रहा है तो बहुत कुछ अपने दिमाग में लेके जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following leadership styles is also regarded as boss centered और लीडरशिप। एक ऐसी लीडरशिप स्टाइल, 3 तरह की लीडरशिप स्टाइल्स होती हैं, उन तीनों में से कौन सी ऐसी है जो बॉस सेंट्रिक है, मतलब सारा का सारा काम, अथॉरिटी, पावर किसके पास लाई करेगी, बॉस के पास लाई करेगी। सब कुछ कौन डिसाइड करेगा, सब कुछ कौन लीड करेगा, वही करेगा। किसमें होता है ऐसा, हिटलर वाले में, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में, क्योंकि इन दोनों में तो हम पूछते हैं लोगों से कुछ कुछ, पर ऊपर वाले में हम लोगों से बिल्कुल कुछ नहीं पूछते, बॉस ही सब कुछ डिसाइड करता है। In a factory, Mr. Suresh is at position of supervisor and there are 20 subordinates under him. He communicates with all the subordinates in a single line. यहाँ पे एक सुपीरियर है और उसके 25 एम्प्लॉयज हैं, मतलब 25 सबऑर्डिनेट्स हैं, और वो सबको सेम लाइन में कम्युनिकेट करता है। तो आपको बताना है किस तरह का कम्युनिकेशन नेटवर्क यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। जब कम्युनिकेशन स्ट्रेट लाइन में आती है, सिंगल लाइन में आती है, तो उसका क्या होता है, मतलब सिंगल चेन। यहाँ पे तो ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना था, क्वेश्चन में ही वो वर्ड लिखा हुआ था जो आपको ऑप्शन में से करेक्ट आंसर मार्क करने में मदद करता। चलिए यहाँ पे है अब आपके सामने एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। समटाइम्स CBSE वाले ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि आपको एक पिक्चर प्रोवाइड कर देते हैं, दे आस्क यू कि इस पिक्चर के बेसिस पे इस क्वेश्चन का आंसर करिए। वैसे तो पिक्चर क्लियर ही होती है इन अ वे,
हर एस्पेक्ट में, लेकिन अगर कभी क्लैरिटी नहीं मिले पिक्चर से तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, थोड़ा बहुत वहां से भी आपको जानने को मिल जाएगा। यहाँ ये बोल रहे हैं आइडेंटिफाई द रोल ऑफ कम्युनिकेशन दैट कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द पिक्चर गिवन अबव इन मिस्टर अनुज द मैनेजर ऑफ हिमको लिमिटेड इज डिस्कसिंग अबाउट द फ्यूचर गोल्स टू बी अचीव्ड बाय द कंपनी। देखिए अगर मैं सच में बताऊँ ना तो इस पिक्चर का इस पूरे क्वेश्चन से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ बात हो रही है कि कम्युनिकेशन कैसे मदद करता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में, ठीक है। इस पिक्चर में ऐसा कुछ डिस्प्ले नहीं किया हुआ है, बट ऑप्शन पढ़े तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन डिक्रीजेस मोरल ऑफ एम्प्लॉयज। अच्छी कम्युनिकेशन एम्प्लॉयज का मोरल गिरा देती है, बिल्कुल गलत बात है ये तो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन लीड्स टू लेस प्रोडक्टिविटी एंड वेस्टेज ऑफ टाइम। किसी से इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना वेस्टेज ऑफ टाइम है, अगेन बहुत ही गलत बात कर दी इन्होंने। Effective communication increases managerial efficiency in order to achieve goals. Yes, this is the correct option, क्योंकि अगर communication effective है, बढ़िया है, तो उससे organizational goals को achieve करने में मदद मिलती है। तो C will be the correct option here. Next question. Leadership is the process of influencing the behavior of people towards achievement of organizational goals. Leadership से हम organizational goal को achieve कर सकते हैं, क्योंकि उससे हम लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं और अल्टीमेटली वही लोग जाके काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर लेते हैं। ऑटोक्रेटिक लीडर एक्सरसाइजेस कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट्स। ऑटोक्रेटिक लीडर जो होता है वो कंप्लीट कंट्रोल रखता है सबऑर्डिनेट्स के ऊपर, विच इज ट्रू। तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यस, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दोनों ही सही बात बोल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। कम्युनिकेशन एक्ट्स एज अ बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन का एक बेसिस होता है। अगर लोग आपस में अच्छी कम्युनिकेशन रखें तो कोऑर्डिनेशन बढ़िया होगा। We must always clarify the idea before communication. ये बोलते हैं कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। बोला जाता है हिंदी में कि मुंह खोलने से पहले सोच लो कि क्या बोलने वाले हो, बस वही लाइन लिखी हुई है। बिल्कुल सही बात है, कुछ भी बोलोगे तो तुम्हारे बोलने की कोई वैल्यू नहीं होगी, हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए। तो दोनों ही इन अ वे करेक्ट बातें बोल रहे हैं, लेकिन क्या दोनों का आपस में कोई कनेक्शन है? पहली वाली चीज कोऑर्डिनेशन पे फोकस करिए और कैसे कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन अच्छा बनाता है, और दूसरी वाली चीज फोकस करिए कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए। स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हैं लेकिन आपस में लिंक नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा बी करेक्ट, कि असर्शन और रीजन में लिखी हुई चीजें ट्रू हैं लेकिन रीजन में लिखी हुई चीज असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। असर्शन रीजन के क्वेश्चन हर बार आते हैं, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। चलिए, मैच द फॉलोइंग, इस नेचर के भी क्वेश्चन समटाइम्स पूछ लिए जाते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, और इन्हें मैं हमेशा एलिमिनेशन मेथड से ही ट्राई करती हूँ अटेम्प्ट करने की। अरे एलिमिनेशन मेथड में ये होता है, केबीसी में 50-50 की चॉइस होती है, बस वही यहाँ पे अप्लाई कर दी जाती है। सबसे पहले जो दो बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकते उन्हें उड़ा दो, उसके बाद जो दो हो सकते हैं जिनमें से एक हो सकता है करेक्ट ऑप्शन, उन्हें रखिए और उनमें से डिसाइड करो। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे डायरेक्टिंग के चारों एलिमेंट्स का नाम लिखा हुआ है, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, और यहाँ उनके एक्सप्लेनेशंस लिखे हुए हैं। हमें दोनों को मैच करना है। फर्स्ट है एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये किस में होता है? इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज, डी और आई कनेक्ट हो रहा है। ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जिसमें डी और आई कनेक्ट हो रहा होगा। इन दोनों में नहीं हो रहा तो 50-50 हो गई हमारे पास चॉइस। अब हमारा आंसर इन्हीं दोनों में से निकलेगा। डी हमने ऑलरेडी देख लिया है। नाउ लेट्स सी सुपरविजन, ओवरसीइंग द एक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉइज, ए 4 से कनेक्ट हो रहा है, ए 4 से कनेक्ट हो रहा है, किस में हो रहा है? डी में हो रहा है, तो डी हमारा हो गया करेक्ट ऑप्शन। बाकी के ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, वैसे ही मार्क हो जाएगा। लेकिन फिर भी ऑन अ सेफर साइड आई ऑलवेज आस्क स्टूडेंट्स कि पूरा पढ़ लिया करो। ऐसा नहीं कि हवा में चला दिया तुमने, आधा अधूरा पढ़ लिया और काम चल गया। हमेशा आपको पूरा क्वेश्चन आराम से तसल्ली से पढ़ना चाहिए, नो मैटर हाउ बैडली यू थिंक योर आंसर इज राइट। ठीक है, हमेशा पूरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और उसके बाद उसे अटेम्प्ट करो, कभी भी ओवर स्मार्टनेस मत दिखाओ। ठीक है, एक और मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है जिसमें जॉब एनरिचमेंट, एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम, जॉब सिक्योरिटी, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, मतलब इंसेंटिव्स लिखे हुए हैं। यहाँ इनका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, पहले एक देखते हैं, कौन सा वाला देख लेते हैं। जॉब एनरिचमेंट कंसर्न विद डिजाइनिंग जॉब्स दैट इंक्लूड हायर लेवल ऑफ नॉलेज एंड स्किल, A2 से मैच कर रहा है, A2 से मैच कर रहा है इन दोनों ऑप्शंस में, मतलब ये दोनों ऑप्शंस नहीं हो सकते। ठीक है, एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम,
इट मीन्स एक्नॉलेजमेंट विद द शो ऑफ अप्रिसिएशन। B4 से कनेक्ट कर रहा है, B4 से किस में करेक्ट कर रहा है, D में कर रहा है, तो D विल बी द करेक्ट ऑप्शन। डन। चलिए, अच्छा ये वाला क्वेश्चन मजेदार है क्योंकि इसमें दिया हुआ है एक पैराग्राफ जिसके बेसिस पे आपको आगे के दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब आपको करना क्या है, मैं फ्रेम से बाहर जाऊंगी, इस पूरे पैराग्राफ को रीड करना है और इसके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। इनके आंसर्स मैं नहीं बता रही, ये आपके लिए प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है। पूरी सीरीज में ऐसे क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं जो आपके प्रैक्टिस के लिए होते हैं, जिसमें मैं देख पाऊँ कि आपका दिमाग कितनी तेज दौड़ रहा है, ठीक है। तो मैं हो गई हूँ फ्रेम से बाहर, जस्ट रीड दिस होल पैराग्राफ और इसके बेसिस पे आंसर दिस क्वेश्चन। मिस्टर दायली वर्क टुवर्ड्स प्रीडिटर्मिन्ड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, व्हिच इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग इज एड्रेस्ड हियर। कौन सा इंपॉर्टेंट फंक्शन डायरेक्टिंग का यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एड्रेस किया जा रहा है। फर्स्ट से मैं इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे रही हूँ, तो आपको कॉमेंट सेक्शन में लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 आंसर जो भी तुम्हें लगेगा, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर जो भी तुम्हें लगेगा। अच्छा, तुम्हें बार बार कमेंट करने की जरूरत नहीं है अलग अलग क्वेश्चंस के लिए, जस्ट एक ही कमेंट में यू कैन राइट योर आंसर्स सारे के सारे जो भी इस पे बेस्ड हैं। जैसे कि ये होगा, कंसल्टेड विद ऑल हिज वर्कर्स, ही लिसन टू देयर ओपिनियंस, व्हिच फॉर्म ऑफ लीडरशिप इज आइडेंटिफाइड हियर। यहाँ पे कौन से वाली लीडरशिप आइडेंटिफाई की जा रही है, लीडर्स की सुन रहा है, ये ध्यान रखना। ब्रेवरी अवार्ड इज डैश फॉर्म ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का कौन से वाला एग्जाम्पल है ब्रेवरी अवार्ड, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी में दियाली हैज बीन मेट थ्रू रिस्पेक्ट रिकग्निशन अमंग अदर एम्प्लॉयज। मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी का कौन से वाला नीड यहाँ पे फुलफिल हो रहा है इस सेंटेंस में, ये आपको बताना है। ये आई गेस 4th क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एमसीक्यूज यहीं पे खत्म होते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द सब्जेक्टिव क्वेश्चन। 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं। फर्स्ट है, एक्सप्लेन एनी 3 पॉइंट्स दैट हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग पॉइंट। देखिए, एक तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेते हैं कि कोई भी 3 पॉइंट्स बता दो इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। एक इनका पैटर्न होता है ऐसे पूछने का कि डायरेक्टिंग की ना इनिशिएट्स एक्शन, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इसके चलते हुए लोगों का मोरल हाई रहता है, लोग मोटिवेटेड रहते हैं। ये 3-4 पॉइंट्स आप एक्सप्लेन करिए। तो वहां आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देते कि अपने मनपसंद कोई भी पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दो, वहां पे वो आपको बोलते हैं यही पॉइंट्स एक्सप्लेन करो। इसलिए इंपॉर्टेंस फीचर्स किसी भी चैप्टर के हों, कोई भी छोड़ के मत जाइएगा। देयर आर फ्यू ट्रिक्स, निमोनिक्स होते हैं इसको याद करने के, वो निमोनिक्स देख लीजिएगा ऑनलाइन सर्च करके और उन सारे फीचर्स इन सबको याद करके ही जाइएगा, ठीक है। अगेन दोनों में ही उसकी इंपॉर्टेंस पूछी हुई है, दोनों में यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी है, आप कोई भी 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं, लेकिन बी प्रिपेयर्ड विद ऑल द पॉइंट्स बिकॉज यू नेवर नो वो आपसे कब कैसे क्वेश्चन पूछ लें। सुपरविजन इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन। सुपरविजन एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। 4 रीजन बताइए ऐसा क्यों बोला जा रहा है, मतलब सुपरविजन का इंपॉर्टेंस आपको बताना है। 3 फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय सुपरवाइजर। सुपरवाइजर के कोई भी 3 फंक्शंस आपको बताने हैं। 3 functions performed by a supervisor that are vital to any organization. 3 functions again आपको supervisor के बताने हैं। 4 points how supervision is an important element of directing. Supervision किस तरह से important element है, 4 points बताने हैं। देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो 3 पॉइंट्स पूछ लेंगे, 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो 4 पॉइंट्स पूछ लेंगे। बट पूछा क्या जा रहा है, हर क्वेश्चन में पूछने का तरीका डिफरेंट हो, लेकिन सुपरविजन से ही रिलेटेड है, इसी के इंपॉर्टेंस से ही रिलेटेड है। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, बी प्रिपेयर्ड। Explain any 3 assumptions of Maslow need hierarchy theory. This is a good question. ये क्वेश्चन का ना आंसर आपके ना NCERT में ऐसा नहीं दिया हुआ बहुत क्लियरली वे में, ठीक है। बट इससे मैंने एट टाइम्स देखा है क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी के कुछ अजम्पशंस लेके आइए, कुछ अजम्पशंस बताइए। उसके अजम्पशंस क्या हो सकते हैं। देखिए मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी में हम क्या बात करते हैं कि हर इंसान की जो नीड्स होती हैं वो बेसिक हायरार्की पे चलती है, मतलब पहले साइकोलॉजिकल नीड्स पे फोकस करेगा, फिर दूसरे पे, फिर दूसरे पे। वहाँ ये बोलते हैं कि आप ये अज्यूम कर सकते हो कि कोई भी इंसान जब तक ऊपर वाली हमारी नीड पूरी नहीं, नीचे वाली एक्चुअली नीड पूरी नहीं होगी,
ऊपर शिफ्ट नहीं करेंगे। कोई भी इंसान के पास अगर रोटी कपड़ा मकान नहीं होगा तो वो पहले रिकग्निशन के बारे में नहीं सोचेगा, वो पहले जो उसका बेसिक नीड है ना उसको फुलफिल करने के बारे में सोचेगा। इस नेचर से आप कुछ अजम्पशन यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर से बता रही हूँ एनसीईआरटी में ये वाला टॉपिक थोड़ा सा डिटेल्ड वे में नहीं दिया हुआ, बट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इसके लिखने की प्रैक्टिस, इसके अच्छे आंसर में क्या क्या ऑप्शंस आप मतलब पॉइंट्स लिख सकते हो, वो सारा आप दिमाग में रख के जाना पहले से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तनुश्री इज वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी. हर परफॉर्मेंस इज अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन इन द कंपनी. एज एन इंसेंटिव द कंपनी ऑफर्ड हर टू बाय द शेयर्स ऑफ द कंपनी एट अ प्राइस दैट इज लेस देन द मार्केट प्राइस. तनुश्री बहुत अच्छा काम करती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसके बॉस ने बोला चल तू ना 100 रुपए का शेयर 80 रुपए में ले ले मुझसे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है उसको कौन से वाला इंसेंटिव दिया जा रहा है। पहले आप मुझे ये बताइए, कोई भी इंसान जब कंपनी का शेयर्स परचेज करता है तो वो क्या बन जाता है? कंपनी का ऑनर बन जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली आपने तनुश्री को एक पार्ट ऑफ ऑनरशिप दे दिया है। पार्ट ऑफ ऑनरशिप देना क्या कहलाया जाता है? को पार्टनरशिप। तो यहाँ पे कौन सा इंसेंटिव दिया हुआ है? को पार्टनरशिप वाला इंसेंटिव दिया हुआ है। और इस इंसेंटिव के अलावा बाकी कोई भी 2 इंसेंटिव आपको और लिखने हैं, ठीक है। को पार्टनरशिप के अलावा बाकी कोई भी 2 इंसेंटिव आपको लिखने हैं जो सेम टाइप के हो, मतलब दे वेंट फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल से, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में से 2 टाइप और आप इसमें लिख देंगे। चलिए, Aisha Limited assures their employees that in spite of recession, no worker will be retrenched from work. आयशा ने ये बोला कि चाहे कितनी भी मंदी क्यों ना आ जाए, मेरा कोई भी एम्प्लॉय जॉब छोड़ के नहीं जाएगा, मतलब मैं किसी भी एम्प्लॉय को जॉब से नहीं निकालूंगी। तो वो आश्वासन दे रही है लोगों की तुम्हारी जॉब इंटैक्ट रहेगी। कौन से वाला इंसेंटिव प्रोवाइड हो रहा है? जॉब सिक्योरिटी वाला। जॉब सिक्योरिटी किस में आता है? नॉन फाइनेंशियल में आता है। बस अभी नॉन फाइनेंशियल की और 2 इंसेंटिव आपको यहाँ पे लिख देना है। देखो यहाँ पे एक चीज रियलाइज करना कि ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर अगर आपने सही नहीं किया ना तो ये आंसर भी आपका गलत हो जाएगा। अगर आप इसे गलती से कोई और समझ लेते, फाइनेंशियल वाला समझ लेते और यहाँ पे भी तुम फाइनेंशियल वाला लिख देते, पूरा आंसर गलत हो जाता। तो ये जो तुम्हारा सेकंड आंसर है ना, ये फर्स्ट पे बेस्ड है, तो फर्स्ट सही आएगा तो अभी सेकंड सही आ पाएगा। अंडरस्टूड? इसलिए क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। What is meant by non-monetary incentives? बात करें नॉन फाइनेंशियल की या नॉन मॉनेटरी की, बात सेम ही है। अगर नॉन मॉनेटरी लिखा हुआ है तब भी वो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बारे में ही आपसे पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। What is meant by non-monetary incentives? State any 2 non-monetary incentives. इसका मतलब क्या होता है और इसके 2 तरह के नॉन इंसेंटिव मॉनेटरी इंसेंटिव्स के नाम लिख दीजिए, ठीक है। फिर है मिस्टर पवन कुमार, द सीईओ ऑफ एन ई-कॉमर्स स्टार्टअप विच टर्नओवर decided to hold a meeting with the managers to discuss the issue. While addressing the managers in the meeting, he advised them to take certain measures which focus on psychological, social, emotional factors in order to motivate employees. Explain any 2 such measures discussed by him when he suggested that the job should be made interesting so that job itself becomes a source of motivation. Employees should congratulate for good performance and also stability regarding future income, and work should be provided to employee in order to develop a positive attitude among the subordinates. इनको बोलते हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस। यहाँ पे पहले उन्होंने डायरेक्टली पूछ लिया नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स के बारे में बताइए। यहाँ पे उन्होंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, एक पूरा सिनेरियो दिया है जहाँ वो बता रहे हैं कि ऐसा एक मैनेजर है जिसने बुलाया लोगों को, बोला लोगों को ये प्रोवाइड करना चाहिए वर्कर्स को, और अब आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि बताइए ये किस नेचर के इंसेंटिव्स हैं। देखिए, जॉब को इस तरीके का बनाइए कि लोग खुश हो जाएं, जॉब एनरिचमेंट, लोगों को अच्छी तरह से कॉन्ग्रेचुलेट करो, रिकग्निशन, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी, सारे के सारे नॉन मॉनेटरी या नॉन फाइनेंशियल नेचर के इंसेंटिव्स के बारे में बात हो रही है। जब भी आप इस नेचर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे ना, आपका आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए कि पहले आप ये सेंटेंस लिखेंगे और यहाँ से आपको क्या लग रहा है, जॉब एनरिचमेंट पॉइंट लग रहा है, फिर आप ये वाला सेंटेंस लिखेंगे, यहाँ से आपको क्या लग रहा है, ये वाला पॉइंट लग रहा है, फिर आप ये वाला सेंटेंस लिखेंगे और यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, ये वाला पॉइंट लग रहा है, ये सारा मेंशन करेंगे, ठीक है। चलिए, फिर है इन सार्थक स्टील सेवरल इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन टू फर्दर इंप्रूव द मोटिवेशन लेवल्स ऑफ एम्प्लॉय थ्रू डिजाइनिंग जॉब्स दैट इंक्लूड ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क कंटेंट, providing certain stability about the future income and work, providing fringe benefits like housing, medical, this allotment of shares in the line with various incentives being given. Again,
जैसे हमने अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया ना, ये भी इंसेंटिव से ही रिलेटेड है, केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इसमें आपको सिनेरियो दे दिया है कि ये सारे अपन उनको क्या दे रहे हैं, बेनिफिट्स दे रहे हैं, बस आपको वही एक्सप्लेन करना है। अगेन लाइन पिक करनी है, कौन सा इंसेंटिव लग रहा है वो लिखना है, लाइन पिक करनी है, कौन सा इंसेंटिव लग रहा है वो लिखना है, लाइन पिक करनी है, कौन सा इंसेंटिव लग रहा है वो लिखना है। अगर तो क्वेश्चन 3 नंबर का है, इससे काम चल जाएगा। अगर क्वेश्चन 6 नंबर का है तो वो पॉइंट एक्सप्लेन करके उसके मतलब पॉइंट लिख के उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है, पॉइंट लिख के उसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है। फॉर से जॉब एनरिचमेंट इज द पॉइंट, तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी साथ में लिखोगी, जॉब एनरिचमेंट में होता क्या है, ठीक है। चलिए ये ध्यान में रखना कि जितने नंबर का क्वेश्चन हुआ ना उतना लिख के आना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है कम लिख के आओ, 4 नंबर का क्वेश्चन है बढ़िया लिख के आओ, 6 नंबर का क्वेश्चन है भर भर के लिख के आओ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पूरा पेपर ही 6 नंबर के क्वेश्चन, एक नंबर के मतलब 6 नंबर के क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर दोगे, नहीं। तुम्हें वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है, ठीक है। जितना पूछा जाए बस उतना ही लिखो, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। 4 बैरियर्स लिखने हैं कम्युनिकेशन के। मैंने आपको बोला था ना इसके चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में भी, रिवीजन में भी, कि बैरियर्स से कई बार क्वेश्चन आए जाते हैं। कई बार वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं सिमेंटिक बैरियर्स के बारे में लिखिए, नॉन सिमेंटिक बैरियर्स के बारे में लिखिए। तो आपको बैरियर्स वाला टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है, और 3 पूछे 4 पूछे जितने भी पूछे पॉइंट्स बनाना और लिख देना एक्सप्लेनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पर्सनल बैरियर्स डायरेक्ट क्वेश्चन है। उठाना है पॉइंट लिख देना है, उठाना है पॉइंट लिख देना है। 3 मेजर्स टू ओवरकम द कम्युनिकेशन बैरियर्स। यहाँ पे आपको लिखना है कि किस तरह से हम कम्युनिकेशन बैरियर्स को इम्प्रूव मतलब खत्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, क्या हम मेजर्स ले सकते हैं इन्हें ओवरकम करने के लिए। बस अगेन पॉइंट उठाना है, एक्सप्लेन करना है, पॉइंट उठाना है, एक्सप्लेन करना है। मेक श्योर करो कि जो भी पॉइंट तुम उठा रहे हो उसको तुम अच्छे से हाईलाइट करो, और एक्सप्लेनेशन तुम्हारी कीवर्ड्स प्लस इजी लैंग्वेज होनी चाहिए। बाकी इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कि तुम्हें क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं, थ्योरी में तुम कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। वो आ जाएगी तुम्हारे पेपर से पहले ही। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, आपको ये एक्सप्लेन करने हैं। देखो अभी तक क्वेश्चन आ रहे थे कोई भी 3 कोई भी 4 उठा के आप एक्सप्लेन कर दो, फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही थी। यहाँ आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी जा रही है। मैं इनिशियल क्वेश्चंस में जो आपको पॉइंट समझाना चाह रही थी ना वही है यहाँ पे, कि यहाँ वो अपनी मर्जी से आपको कुछ पॉइंट्स दे देंगे एंड दे विल आस्क यू टू एक्सप्लेन ऑल दीज पॉइंट्स, तो यू हैव टू बी रेडी विद द एक्सप्लेनेशन। डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। 3 तरह की लीडरशिप होती है, ऑटोक्रेटिक, लेज़र-फेयर और हमारी डेमोक्रेटिक। आपको एक्सप्लेन करनी है। यहाँ पे आप चाहें तो ऐसा पहले फ्लो चार्ट बना के एक्सप्लेनेशन दे दें, ठीक है, या आप चाहें तो डायरेक्टली टेबल बना के बेसिस, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेज़र-फेयर ऐसे बना दें, ठीक है। जब भी ऐसा वाला टेबल बनाएंगे हमेशा याद रखें बेसिस वाला ही आपका पहला पॉइंट होना चाहिए, ताकि लोगों को पता लगे कि आपने किन ग्राउंड्स पे मतलब चीज़ों को डिफरेंशिएट किया है। एंड दैट्स इट। ये वाली वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। मैंने आपको बता दिया किस नेचर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अब बस आपको ये करना है, एक बार बुक को फिर से गो थ्रू, जस्ट सी कौन कौन से टॉपिक मैंने हाईलाइट करवाए हैं, उन टॉपिक्स को एक बार और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लो, और ऑनलाइन और कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं तो वो भी देख लो, ठीक है। चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट चैप्टर की रिविजन में आप लोगों के साथ। इसके अलावा इस अकेडमी पे और भी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियोज़ आ रही हैं, उन्हें प्लीज बिल्कुल स्किप मत करिएगा। रीजन बीइंग उसमें बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं। दैट्स इट। अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।